नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। हमें बचपन से यह घोट घोट कर पढ़ाया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहां सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के हों। लेकिन फिर भी कितनी हैरानी की बात है कि हमारे सेक्युलर देश में हर धर्म के लिए एक अलग कानून है। लेकिन अब इस जंजीर को तोड़ने के लिए एक और राज्य आगे आ गया है, और इस राज्य का नाम है असम। आज असम की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल को पास कर दिया है। यानी अब जल्द ही असम में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। असम के इस कदम के बाद यह चर्चा हो रही है कि यूसीसी आखिर पूरे देश में कब लागू होगा। इसलिए आज पूरा सच में हम यूसीसी से जुड़े हर पहलू का 360 डिग्री अध्ययन करेंगे। हम आपको बताएंगे यूसीसी का भूत, भविष्य और वर्तमान। आपको आज हम बताएंगे कि क्यों नेहरू जी ने कहा था कि हम मुसलमानों के शरिया कानूनों को छूने से डरते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते। आखिर नेहरू को किस बात का डर था। साथ ही आज हम आपको बताएंगे यूसीसी पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचार क्या थे। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का पूरा सच आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की नई सरकार ने अपनी चुनावी वादा जो किया था उसे निभाते हुए राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने की दिशा में आज एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। आज असम विधानसभा ने यूसीसी बिल पारित कर दिया है, और विधानसभा ने एक मैराथन बहस और विपक्ष के भारी हंगामे के बीच समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। असम विधानसभा में पारित यूसीसी कानून के तहत राज्य में सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम लागू हो गए हैं। इस ऐतिहासिक कानून में बहुविवाह पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है, और नियम का उल्लंघन करने पर 7 साल की जेल का प्रावधान है, जबकि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 3 महीने तक की सजा होगी। हालांकि राज्य के अनुसूचित जनजातियों, उनकी विशिष्ट संस्कृतियों, परंपराओं के कारण इस कानून से उन्हें बाहर रखा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य देश का बन गया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे उनकी सरकार की सबसे बेहतरीन शुरुआत और महिलाओं के सम्मान के प्रति एक बड़ी श्रद्धांजलि उन्होंने बताया। सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने साफ कहा कि किसी भी परिस्थिति में महिलाओं की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता है। ये एक ड्राफ्ट बिल बना था उत्तरांचल से, इसका बाद गुजरात में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए, और हम भी असम में असम का सिचुएशन का साथ इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया हो। लेकिन ये बिल राष्ट्रपति का एसेंट मिलने का बाद यहाँ रूल बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अगर कोई ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अमेंडमेंट सही है तो जरूर अमेंडमेंट भी किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक ए कंप्लीट कोड। मेरा नहीं लगता है कि कुछ परेशानी आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो असम सरकार के मुताबिक शादी, तलाक, विरासत, संपत्ति और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों को एक समान बनाने के लिए यूसीसी लाया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ही बोल चुके हैं कि यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, बहुविवाह जैसी प्रथाओं पर रोक लगेगी और सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यवस्था लागू होगी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि असम में लाए गए यूसीसी कानून में क्या खास है और इससे अब क्या बदलने वाला है राज्य में। तो यूसीसी लागू होने के बाद बहुविवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध लग जाएगा। इस कानून के तहत राज्य में बहुविवाह या दूसरा विवाह पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा, और नियम तोड़ने पर अधिकतम 7 साल की जेल का प्रावधान है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब नए यूसीसी कानून में तलाक के लिए समान नियम होंगे। असम के यूसीसी कानून में तलाक के लिए सभी के लिए एक समान आधार तय किए गए हैं, और कोई भी विवाह या निकाह
अदालत के आदेश के बिना भंग नहीं किया जा सकता। 3 तलाक, निकाह हलाल और इद्दत जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित और दंडनीय अपराध बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए। और शादी की उम्र सभी के लिए समान होगी, चाहे किसी भी धर्म के हों। तो असम में यूसीसी लागू होने के बाद शादी के लिए दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन के लिए 18 साल उम्र तय कर दी गई है। और अब कोई भी धर्म के आधार पर तय उम्र से कम बच्चों की शादी नहीं कर पाएगा और ऐसा करने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। और इसके अलावा क्या है वो हम बताते हैं। विवाह का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। नया यूसीसी कानून धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी विवाहों और तलाकों का पंजीकरण अनिवार्य करेगा। दंपतियों को शादी के 60 दिनों के अंदर सब रजिस्ट्रार को विवाह का मेमोरेंडम पेश करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन अपनी शादी का करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं। लिव इन का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। राज्य में रह रहे जोड़ों के लिए लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी होगा और अगर आप चूक हो गई तो 3 महीने की जेल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। संपत्ति के बंटवारे पर अब समान नियम लागू होगा। यूसीसी कानून में बेटे और बेटियों को पैतृक और स्व अर्जित संपत्ति में समान रूप से अधिकार दिए गए हैं। यहां पर यह नहीं चलेगा कि हमारे मजहब के अंदर बेटी को इतना हिस्सा मिलता है, बेटे को इतना हिस्सा मिलता है। नहीं साहब, अब बेटा हो या बेटी हो समान हक मिलेगा। और यह नियम गोद लिए गए और सरोगेसी से पैदा हुए बच्चों पर भी लागू होगा। और यूसीसी में जनजातियों को बड़ी छूट मिली है। असम की अनुसूचित जनजातियों के पारंपरिक रीति रिवाजों और कानूनों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें इस कानून यानी यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो असम में अब यूसीसी लागू होने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। आइए सुनते हैं इस बारे में राज्य के बीजेपी विधायकों का क्या कहना है। ये हम लोग का इलेक्शन घोषणा पत्र में था। 1 साल पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि अगर मेरा सरकार फिर से आएगा तो पहले कैबिनेट और पहले विधानसभा में इसको पारित किया जाएगा। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम लोगों का घोषणा पत्र से पब्लिक का बीच में हम लोग गया था कि हम लोग सरकार आने से ये सब होगा। तो पब्लिक ने मैंडेट दिया है तो उसको करना जरूरी है। असम का नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए, सम अधिकार, सम सम्मान, सम न्याय, इसके लिए कदम उठाना ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक जरूरी मुद्दा होता है। और ये काम जो सीएम ने हिम्मत करके सामने लाया है, हम लोग उसका साथ है। और मुझे विश्वास है यूसीसी के जरिए आने वाले समय में हम लोग के माँ बेटी बहन लोगों को हम लोग उन लोगों को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी हम लोग का जो माँ बहन जो हम लोग का जो है उनको सुरक्षा के लिए हम लोग काम करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। वहीं असम विधानसभा में कांग्रेस और विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया। इनकी मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नंबर्स नहीं है टू स्टॉप द बिल, बट वी रेज्ड द इश्यूज। जो इश्यूज हमें सही नहीं लगा वो सब इश्यूज हम रेज किए एज अ रेस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। वी डिड आवर पार्ट। और बाकी देखिए नंबर्स तो हमारे पास नहीं है टू स्टॉप द बिल। बाकी अभी देखते हैं क्या होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बताया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है। जब बार बार सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि प्राइवेट का लाइफ का ऊपर कभी ऐसे असेंबली और पार्लियामेंट में कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते हो, तो इस समय में हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट वो जो हिमंत बिस्व शर्मा ने तो प्राइवेट लाइफ का ऊपर विजिलेंस लगाने के लिए ये क्या है। You see, they have got strength in the assembly. They have passed the bill, but we have opposed, and strongly we have opposed this bill. And if the bill already been passed in the assembly, and now we don't have any option. We have only single option. That is, we have to go to the Supreme Court against this bill. तो निश्चित तौर पर असम में कांग्रेस और बाकी विपक्ष के विरोध के पीछे उनकी मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन इन्हें यह समझना चाहिए कि कुछ मुद्दे जो होते हैं वो राजनीति से ऊपर उठकर होते हैं और यूसीसी इसी तरह का एक इश्यू है। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश की कई हाई कोर्ट पिछले कुछ सालों में कई बार यूसीसी का समर्थन कर चुके हैं। कोर्ट ये बार बार कहते हैं कि यूसीसी इस समय देश की जरूरत है और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इसी 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की वकालत की थी। महिलाओं के अधिकारों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि
सुप्रीम कोर्ट कई बार सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुका है। कई नियम सभी समुदायों पर एक जैसे लागू होते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोर्ट सीधे ऐसे मामलों को असंवैधानिक घोषित कर दे। याचिका में भेदभाव का मुद्दा गंभीर है और इस मुद्दे का स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता ही है। यूसीसी कई विषमताओं को खत्म करेगा, लेकिन इसे लागू करने का फैसला संसद को लेना होगा। तो यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी 10 मार्च को आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर यूसीसी को लागू करने का संकल्प जता चुके हैं। 15 अगस्त 2024 को पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से कह चुके हैं कि देश को भेदभाव वाले कानूनों से मुक्ति लेना ही होगी। वहीं दिसंबर 2024 में भी संसद में उन्होंने यूसीसी को लेकर संकल्प अपना दोहराया था। वहीं इसी साल 6 अप्रैल को भी उन्होंने यूसीसी लागू करने की जरूरत बताई थी। अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत, लोकतंत्र के लिए नए संसद भवन का निर्माण, सामान्य समाज के गरीबों के लिए 10% आरक्षण, कानून बनाकर 3 तलाक पर रोक, सीएए का कानून, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, ऐसे कितने ही काम है जो भाजपा के ईमानदार प्रयासों का नतीजा है। और हमारा मिशन अभी भी जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसे सभी विषयों पर आज देश में एक गंभीर चर्चा भी हो रही। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब हमारे महान देश का महान संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान सभा में सभी के लिए एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी। यानी हमारे ज्यादातर संविधान निर्माता यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे। यहां तक कि पंडित नेहरू भी शुरुआत में यूसीसी के पक्ष में थे, लेकिन देश के आजाद होते ही नेहरू जी के ख्यालात बदल गए। ऐसा माना जाता है कि नेहरू जी को मुस्लिमों के रूप में एक वोट बैंक नजर आने लगा और उन्होंने अपना पैतरा बदल दिया। 1950-51 के आसपास नेहरू सरकार को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लाना चाहिए था, लेकिन नेहरू सरकार लेकर आ गई हिंदू कोड बिल। तमाम विरोध और आम चुनाव नजदीक होने की वजह से नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल को टाल गई। लेकिन 1952 के चुनाव में जब एक बार फिर नेहरू जी को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उनके सामने मैदान पूरी तरह से खाली था। फिर भी उन्होंने समान नागरिक संहिता लाने के बजाय 1955 से लेकर 1958 के बीच हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पास करवाया। लेकिन मुसलमानों के मध्ययुगीन शरिया कानूनों को उन्होंने छूने की भी कोशिश नहीं की और इसकी वजह थी मुस्लिम वोट बैंक। नेहरू जी ने कई बार संसद में यह भी कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए मुसलमान किसी वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करें। नेहरू जी ने यह बात एक इंटरव्यू में भी कही थी। नेहरू ने 1956 में हंगरी के एक मशहूर पत्रकार टिबोर मैंडे को 3 घंटे का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, जो छपा था एक किताब की शक्ल में, जिसका नाम था नेहरू कन्वर्सेशंस ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इस इंटरव्यू में नेहरू ने जो कहा था वो उनकी सोच को सामने लाता है। नेहरू ने कहा था, हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। नेहरू जी आगे कहते हैं कि जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके व्यक्तिगत यानी इस्लामिक कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देश के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम मुसलमानों को यानी भारत के मुसलमानों को यह नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत यानी इस्लामिक कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक है। आइए अब बात करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की और जानते हैं कि वो यूसीसी पर क्या सोच रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का पूरा सच जानना इसलिए बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल हमारे कई नेता, खासकर कांग्रेस और विपक्ष के नेता, बार बार बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि यही नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर या यूं कहें कि मुस्लिम वोट बैंक की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का
चीख चीख कर विरोध करने लगते हैं। इन नेताओं को यह मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के प्रबल समर्थक थे और ये बात उन्होंने संविधान सभा में चर्चा करते हुए 2 दिसंबर 1948 को कही थी। बाबा साहेब ने उस दिन यूसीसी पर कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल, इतना विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें यह स्वतंत्रता किस लिए मिली है? हमें यह स्वतंत्रता हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए यह कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून यानी धार्मिक कानून को राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। तो इतनी बड़ी बात डॉक्टर अंबेडकर यूसीसी के समर्थन में 2 दिसंबर 1948 को कह चुके हैं। तो 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बन गया, लेकिन इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मुद्दे को छोड़ दिया गया। लेकिन हैरत की बात है कि तत्कालीन नेहरू सरकार यूसीसी लेकर तो नहीं आई, लेकिन 1951 में वो हिंदू कोड बिल लेकर आ गई, जैसा हमने आपको बताया था। और तब तक ज्यादातर लोगों को, जिनमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल थे, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि अगर सरकार हिंदू मान्यताओं में दखल दे रही है तो वो यही दखल मुस्लिम मान्यताओं में क्यों नहीं देती है। यह बहुत बड़ा सवाल था उस समय। और इसी आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी हिंदू कोड बिल के बजाय समान नागरिक संहिता पर यानी यूसीसी पर जोर दिया था। उन्होंने 14 सितंबर 1951 को प्रधानमंत्री नेहरू के नाम एक कड़ा पत्र लिखा था, जो प्रकाशित हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करस्पॉन्डेंस एंड सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में। इस पत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखा था उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि हिंदू कोड बिल एक भेदभाव पैदा करने वाला बिल है, क्योंकि यह सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है। अगर इस बिल के प्रावधान इतने ही फायदेमंद और लाभकारी हैं तो सिर्फ एक समुदाय यानी हिंदुओं के लिए लोग या हिंदू लोग ही इसके लिए क्यों हिंदुओं के लिए इसे लाया जा रहा है, बाकी के समुदाय यानी मुस्लिम इसके लाभ से क्यों वंचित रहें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे लिखते हैं कि हमें एक ही विवाह और संपत्ति कानून बनाना चाहिए जो सभी समुदायों पर लागू हो। अगर यह बिल संसद में पारित भी हो जाता है तो मैं इस पर अपनी सहमति देने से पहले सरकार को पुनर्विचार करने को कहूंगा। तो इतनी बड़ी बात देश के तत्कालीन राष्ट्रपति यूसीसी के समर्थन में नेहरू को पत्र लिखकर कह रहे थे, लेकिन नेहरू जी को किसी और ही बात की चिंता थी। और वो चिंता क्या थी, ये समझने के लिए हमें यूसीसी पर एक ऐसी हस्ती के विचार बताने हम जा रहे हैं जो पूरी तरह से निष्पक्ष थे और एक बड़े कानूनविद होने के नाते उस दौर में यूसीसी पर विचार कर रहे थे। और इस हस्ती का नाम है मोहम्मद अली करीम छागला, जिन्हें सारी दुनिया एमसी छागला के नाम से जानती है। एमसी छागला भारत के विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री रहे हैं। इसके अलावा वो ब्रिटेन और अमेरिका में भारत के हाई कमिश्नर और राजदूत भी रहे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की सरकार में काम किया। और इतना ही नहीं, छागला पूरे 11 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे। एक न्यायविद होने के नाते हमें एमसी छागला के विचार यूसीसी पर जरूर जानना चाहिए। और ये विचार हमें मिलते हैं उनकी मशहूर पुस्तक रोजेज इन दिसंबर में, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक के पेज नंबर 85 पर जस्टिस एमसी छागला लिखते हैं कि बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, संविधान सभी के लिए बाध्यकारी है। अगर संविधान में कोई आदेश है तो उसे स्वीकार और लागू किया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू कोड बिल पारित करवाने में बहुत शक्ति और साहस दिखाया, लेकिन बात जब मुसलमानों की आई तो उन्होंने हस्तक्षेप करने की नीति को अपना लिया। जस्टिस छागला आगे लिखते हैं कि मैं यह देखकर काफी डरा हुआ हूं कि एक तरफ तो हिंदुओं के लिए एक विवाह को कानून बना दिया गया है, लेकिन मुसलमान अब भी बहु विवाह का फायदा उठा सकते हैं। यह नारी समाज का अपमान है। मुझे मालूम है मुस्लिम महिलाएं इस भेदभाव पर नाराज हैं। तो इतनी बड़ी बात एमसी छागला ने लिखी थी। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे एसआईआर पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट।
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और बरसान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है। जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन न हुआ हो, ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, हमने भी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कर दी है, पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है। आप कैसे कर लेते हो? मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और एसआईपी करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड्स है सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लोन मिलेगा या नहीं ये आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है, इसलिए आज ही पैसाबाजार.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें फ्री में, वो भी 4 क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए एसआईआर प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने माना कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण करने का अधिकार देता है, इसलिए एसआईआर को अवैध नहीं कहा जा सकता है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि एसआईआर के जरिए आयोग किसी की भी नागरिकता तय नहीं कर रहा है, यह सिर्फ वोटर लिस्ट में पात्रता जांचने की एक प्रक्रिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसकी नागरिकता खत्म हो गई है। नागरिकता पर अंतिम फैसला सिर्फ केंद्र सरकार की सक्षम अथॉरिटी ही कर सकती है। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज एसआईआर के ऊपर जजमेंट आ गया है। जो इलेक्शन कमीशन की दलीलें थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया, जो हमने दलील दिया था उसको भी एक्सेप्ट किया है। और जो विपक्षियों के द्वारा जो लगभग 20 से ज़्यादा पीआईएल फाइल की गई थी और अलग अलग तरीके से आरोप लगाए गए थे, उसमें इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़े किए गए थे, जो प्रोसीजर अपनाया गया उसके ऊपर सवाल खड़े किए गए थे। कुछ लोगों ने तो ये भी दलील दिया कि ये एसआईआर ही अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिल्कुल इलीगल है। उन सारे आरोपों को नकार दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एसआईआर बिल्कुल संविधान के अनुरूप है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुरूप है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल के अनुरूप है, और ये एसआईआर बिल्कुल आवश्यक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि कोई भी गलत व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। केड़ा मसाला होए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बाद शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। पैसा बाजार सीपीएल में
अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं। पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे